सर साइन अप कर सकते हैं। आप आए, आपने थोड़ा वक़्त निकाला, शुक्रिया। सुजाता जी, एक बहुत छोटा-सा आंकड़ा मैं देता हूँ। भारत में 3 लाख चाइल्ड बेगर्स हैं। एक एस्टाउंडिंग सम है ये। राम राज्य के अंदर ये भी है। 3 लाख बच्चे जो भीख माँगते हैं सड़कों पर, चौराहे पर। 12 लाख 12 लाख सेक्स ट्रेड में हैं, बच्चियाँ भी और एडल्ट भी। आप सोचिए, इट्स अ वॉपिंग नंबर। कौन-सा ऐसा राम राज्य जहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों, हज़ारों बच्चियों को किडनैप किया जाता है और उनको प्रोस्टिट्यूशन और बेगिंग में धकेल दिया जाता है। कौन से राम राज्य में ऐसा होता है? और उसके बाद कहा जाए कि ये 10 साल राम राज्य के थे, क्या इन 10 सालों में वो बच्चे ट्रैफिकिंग के अंदर नहीं भेजे गए? क्या बच्चियों की आबरू नहीं लूटी गई? सिर्फ लेटेस्ट आंकड़ों में राम राज्य वाले राज्य में उत्तर प्रदेश जहाँ पे ज़्यादा बात की जाती है, 3-3 भगवानों के स्थल हैं, वहाँ पर एनसीआरबी के आंकड़े 9,900 केसेस 1 साल में पोक्सो के। अप्रॉक्सिमेटली होता है ये करीब-करीब 20 बच्चियाँ पर डे की जिनके खिलाफ यौन शोषण होता है पूर्ण रूप से। आप सोचिए, अगर इसको राम राज्य का नाम दिया जा रहा है तो राक्षस राज्य कैसा कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? सुजाता जी। वोरा जी, जो डेटा सामने आया है वो मात्र 1 साल का है और मेरा ऐसा नहीं, मानना है मैंने कि जब मैडम मैंने जानबूझ के 1 साल कैसे लिया कि इट्स अ जी, मिरर ऑफ ईच एंड एवरी ईयर व्हिच इज़ 19 यस, मतलब पीछे से भी ऐसा आता चला आ रहा है लगातार। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, कांग्रेस के टाइम में बिल्कुल। नहीं था, वहाँ भी था, अटल बिहारी के टाइम में भी था, लेकिन ये धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है क्राइम जो है। मैं मैं वही ये कहने की वही कोशिश कहना करता चाह हूँ। रही हूँ। जी, बिल्कुल और मैं भी यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब सत्ता में एक ऐसी सरकार आती है, जो बहुत उम्मीदें जगाती है, बहुत सपने दिखाती है, तो लोगों को लगता है कि सचमुच में राम राज्य आ गया और उन्हें लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। और धीरे-धीरे करके जब उन्हें ये देखने को मिलता है कि सरकार जो है वो सुनती नहीं है और जो बदमाश होते हैं, जो आपराधिक तत्व होते हैं, उन्हें पता होता है कि सुनवाई तो किसी की भी नहीं होगी, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी, तो उनके हौसले और बढ़ जाते हैं। उसके ऊपर से अगर आपके सामने ऐसे नेतागण हो, ऐसे माननीय हो, जिनके ऊपर तमाम तरह के केसेस हों, तो जनता में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनको लगता है कि आपकी हिम्मत जो है, वो बढ़ेगी ही। और उन्हें लगता है कि हमारी हिम्मत बढ़नी भी चाहिए क्योंकि संरक्षण अगर बड़े नेता का है और उसी रास्ते पे हम चलते हैं और उसी तरह के लोगों को ढूँढ लेते हैं, उन्हीं लोगों के आस-पास घूमने लगते हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बता रहा है कि ये सोच क्या है। महिलाओं के विरोधी होते हैं ना मनुवादी, तो ये मनुवादियों की सोच है जिसके कारण आज बेटियों के खिलाफ इतने अपराध हो रहे हैं। मगर जब आप यौन शोषण की बात करते हैं, तो मैं आपको वो भी थोड़ा-सा पीछे ले जाके याद दिलवाना चाहती हूँ, जो पिछले 10 साल में और 10 साल के पहले भी तस्वीरें आई होंगी, मगर इतनी नहीं देखी हमने, कि हमने देखा कि कोई संगी है, जो किसी लड़के के साथ उसकी तस्वीर आई है। देखी है या नहीं देखी आप खुद बताइए। जो राजनीति में महिलाएँ हैं, उनका शोषण होते हुए, उनको आवाज़ उठाते हुए और कभी उनकी तस्वीर बाहर आते हुए देखी गई है। मैं आपको उत्तराखंड से आती हूँ इसलिए उत्तराखंड का एक उदाहरण देती हूँ। उत्तराखंड में संगठन महामंत्री का जो पद है, वो केवल एक आरएसएस वाले व्यक्ति को दिया जाता है और उसका बड़ा महत्व होता है क्योंकि जो भी निर्णय लिए जाएँगे, वो उन्हीं के तहत लिए जाएँगे। तो हर निर्णय जो भाजपा का होगा, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में संगठन महामंत्री के तहत लिया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जहाँ इनका कार्यालय है और वो भी हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे एक महिला कार्यकर्ती जो इनके ऑफिस में कार्य कर रही थी, उसने आरोप लगाया कि लगातार मेरा शोषण कर रहे हैं हमारे संगठन महामंत्री, नाम था संजय कुमार। मगर लड़की की सुनवाई नहीं हुई। अब आप ये सुनिए, ये मैं मानसिकता के बारे में बता रही हूँ, जो समाज में कहा जाता है। नेता कौन होता है? वही होता है ना जिसका अनुसरण करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं। जो रास्ता वो दिखाता है और खास करके पॉलिटिकल फिगर जो होता है, जो रास्ता वो दिखाता है, उसके ऊपर तो लोग चलेंगे ही। तो हौसले कैसे बुलंद होते हैं? उस लड़की को ये कहा गया
कि प्रचारक है तो क्या हुआ, इसकी भी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं। प्रचारक की भी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं। सोचिए कितनी घिनौनी बात उस लड़की को कहा गया। उस लड़की की एफआईआर को पहले दर्ज नहीं किया गया, बड़ी मुश्किल से दर्ज करवाया। जब विपक्ष ने खास खास करके कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि वही है वहां पे मुख्य विपक्ष, उन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद भी उस मैटर का क्या हुआ किसी को नहीं पता। संजय कुमार को इतना जब हल्ला हुआ तो वहां से भेज दिया गया हरियाणा। किस पद पे आ गए वो अभी पता नहीं हमें, लेकिन उनको अभी तक संघ ने अपने अपने फोल्ड में रखा हुआ। अब आ जाते हैं उसके बाद क्या हुआ। इनके एक मंत्री जी, महेश नेगी नाम है, एक सॉरी विधायक जो द्वाराहाट के विधायक थे पिछली विधानसभा में, उन्होंने एक लड़की का यौन शोषण किया। उसके बाद उस लड़की ने आरोप लगाया, शादी करवा दी उसके माता पिता ने, और इनकी हामी थी उसमें कि हाँ भाई तुम शादी कर। वो लड़की एक बच्ची की माँ बनी और उस लड़की का आरोप था कि यही उस बच्ची का पिता है, मगर डीएनए टेस्ट का आज तक अता पता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो प्रचंड बहुमत की सरकारों की हम बात कर रहे हैं। मैं उसके बारे में बता रही हूँ। अभी जो संगठन महामंत्री हैं अगेन उत्तराखंड में, अजय कुमार जी, उनके ऊपर जानते हैं किसने आरोप लगाया? वो लड़की अंकिता भंडारी, जिसे वेश्यावृत्ति की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा था एक संघी का बेटा पुलकित आर्य, संघी का नाम विनोद आर्य। उसको उसने उसकी हत्या कर दी और उस लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि जो वीआईपी है वो संगठन महामंत्री अजय कुमार है। और अभी तक पुलिस या कोई भी जांच करने की एजेंसी अजय कुमार तक नहीं पहुंची। अगर ऐसा हो रहा है तो महिलाओं की इज्जत कौन करेगा? एक और खबर अभी रिसेंटली आई उत्तराखंड से कि हल्द्वानी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को किडनैप करा क्योंकि वह उसके साथ नहीं रह रही थी। अपने दोस्तों के साथ उसे गाड़ी में डाला, उसके कपड़े फाड़े, उसको नग्न अवस्था में पूरे शहर में घुमाता रहा। ये हालत क्यों हो रही है? यानी कि कानून का डर खत्म हो रहा है। और कहां हो रहा है? वहां हो रहा है जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, क्योंकि हमें पता है कि संरक्षण दिया जाता है इन आपराधिक तत्वों को जब इनका रिश्ता निकल के आता है भाजपाइयों से। एक और उदाहरण दे रही हूं एक दूसरे तरह के क्राइम का। पेपर लीक के बारे में कितनी बातें होती हैं, और पेपर लीक का मामला जब उत्तराखंड में आया तो जो मास्टरमाइंड बताया गया, और मैं उसे मास्टरमाइंड नहीं मानती हूँ, लेकिन जो मास्टरमाइंड था वो एक प्यादा था, क्योंकि वो कभी किसी अधिकारी के घर में खाना पकाता था और बड़ा सा उसने रिजॉर्ट बना लिया। तो कैसे खाना बनाते बनाते वो रिजॉर्ट बना पाया, ये आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पेपर लीक का मामला होता है, उसको मास्टरमाइंड बता के उसको अरेस्ट करा जाता है, उसके बाद उसको बेल मिल जाती है। मतलब जो लड़के बेरोजगारी के खिलाफ और पेपर लीक के खिलाफ आज धरने पे बैठे हुए और कई महीने बीत चुके हैं उन्हें धरना करते हुए, वो तो धरना कर रहे हैं, मगर सरकार का संरक्षण प्राप्त है अपराधी को। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि सरकार और अपराधी का जो नेक्सस है, जब ये सामने आता है तो ये भी साफ होता है कि एक सिस्टम पूरा अपराध कर रहा है, उनका संरक्षण हो रहा है। तो बाकी जो समाज में चाहे उनकी पार्टी से नहीं भी जुड़े हुए, क्या मैसेज जा रहा है कि हम अपने आप को बचा लेंगे। हल्द्वानी में तस्वीरें आई हैं, आपको पता है कि हल्द्वानी में कैसे इन्होंने माहौल खराब किया जो कभी उत्तराखंड में नहीं हुआ, और वहां पर पुलिस वाले लोगों के घर में जाके दरवाजे तोड़ते हुए ऐसी वीडियोस सब आ गई हैं बाहर। यानी कि बुलडोजर जस्टिस। और बुलडोजर जस्टिस के लिए आप जानते हैं कि हमारी जनता भी कहती है कि बहुत बढ़िया है जब तक खुद पर नहीं आ जाती है। तो बुलडोजर जस्टिस का मतलब भी है कि क्राइम हो रहा है। तो जब इस तरह का क्राइम हो रहा है तो प्रधानमंत्री चुप है। मणिपुर की बेटियों के साथ हुआ, उन्होंने कितने मिनट दिए मणिपुर की बेटियों को? जब तक कुलदीप सिंह सेंगर का मैटर इस स्टेज पे नहीं आया कि अब इसका कन्विक्शन होगा, और मैं आपको याद करा रही हूं उस साल दिसंबर में कन्विक्शन होता है और अगस्त में उसे पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बाद में उसकी पत्नी को ये टिकट देते हैं पंचायत के चुनावों के लिए। मतलब
सरकार का संरक्षण है। तो ये जो डेटा आप दे रहे हैं आज, इसको समझ लीजिए कि जो भाजपा का नहीं भी है, वो इन्हीं से प्रेरित होकर और आगे करके आज अपराध जी, कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि रास्ता निकाल जी। सकेगा।